हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ड्यूएलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अगर मैं बोलूं कि ये ड्यूएलिटी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये होता क्या है, या मैं यूं बोलूं ये कितना इंपॉर्टेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। तो देखिए, पहली चीज कि ये जो ड्यूएलिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ड्यूएलिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूएलिटी कॉन्सेप्ट ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी अगर गिवन एलपीपी है, ये एलपीपी गिवन है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये एलपीपी है तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए ये कुछ इस टाइप का होगा। मैक्सिमाइज जेड, मैंने जनरल एलपीपी लिखा है, इसका मैं ड्यूअल भी लिखूंगा। तो समझिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। अगर ये एक एलपीपी है ना, तो यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स, डिसीजन वेरिएबल्स, नॉन निगेटिविटी कंडीशन, ठीक है ना। तो ये एक अगर एलपीपी दिया हुआ है ना, तो ये एलपीपी अपने साथ एक दूसरी एलपीपी ना, मतलब एक और एलपीपी को एसोसिएट करके रखता है, ठीक है ना। और ये जो नई एलपीपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल। इसी क्या मैं बोलना चाहता हूं, फिर से समझिएगा। एक एलपीपी गिवन है ना, तो ये एलपीपी जो है, या इससे एसोसिएटेड एक और एलपीपी होता है विथ सेम सेट ऑफ डेटा, विथ सेम सेट ऑफ डेटा एक और एलपीपी होता है एसोसिएटेड विथ दिस ओरिजिनल एलपीपी, ठीक है ना। और यहां पे जो नई एलपीपी आ रही है ना, या एसोसिएटेड एलपीपी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल। और ये जो ओरिजिनल एलपीपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमल। याद रखिए, क्या बोलते हैं, प्राइमल। तो ये ओरिजिनल जो एलपीपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमल। और इससे एसोसिएटेड जो दूसरी एलपीपी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल। तो हमेशा कोई भी एलपीपी दी हुई है ना, उससे एसोसिएटेड एक दूसरी एलपीपी होती है, या हम बना सकते हैं। और इस सेकेंड जो या दूसरी जो एलपीपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल। और ये जो ओरिजिनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमल। समझ में आ गया। अब देखिए जरा यहां पे कि मैं जो बोला ना कि हम ये जो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट है, ये क्यों पढ़ते हैं या क्यों यूज करते हैं। तो समझिए, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब मान लीजिए कि हमने पीछे बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए, डिसीजन वेरिएबल्स जो है ना कम है, मान लीजिए 2 या 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो कॉन्स्टेंट है वो नंबर में मान लीजिए 5 है, हमने ऐसे किए भी थे। 5 कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स मतलब ये इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ठीक। तो जब सिंप्लेक्स टेबल से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जो टेबल बनाते थे ऐसे, तो यहां पे अगर 5 या मोर देन 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहां पे जो नंबर ऑफ रोज आएंगी ना, वो कितनी होंगी, 5 होंगी। जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, उतनी यहां पे नंबर ऑफ रोज बनती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या होता है कि सिंप्लेक्स टेबल जब बनाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, मतलब कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो फिर हम क्या चाहेंगे ना कि मैं इसको कुछ दूसरे टाइप की एलपीपी में कन्वर्ट कर दूं, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाए, और यहां पे ये जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स है ना, वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 डिसीजन वेरिएबल्स है यहां पे और 5 कॉन्स्टेंट्स है, तो मैं चाहूंगा ना कि कुछ ऐसा एलपीपी हो जाए कि ये रिवर्स हो जाए, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स 5 हो जाए, और सॉरी, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स 5 हो जाए और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कम होके 3 आ जाए। तो अगर 3 हो जाते डिसीजन वेरिएबल्स, तो यहां पे नंबर ऑफ रोज मेरे कम हो गए, मेरे 3 रोज आएंगी, सिंप्लेक्स टेबल छोटा बनेगा, कैलकुलेशन का एफर्ट कम होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्यूअल या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट कहां पे ज्यादातर यूजफुल होता है, जहां पे जिस एलपीपी में डिसीजन वेरिएबल्स कम हो नंबर में। जैसे यहां पे मैंने आपको बोला कि यहां पे मान लीजिए 3 डिसीजन वेरिएबल्स है, और नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब ये इनइक्वालिटीज ज्यादा हो। मैं मान के चल रहा हूं कि 5 कॉन्स्ट्रेंट्स है, तो जब इसको हम सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व करेंगे, तो यहां पे 5 रोज की जरूरत पड़ेगी ना, टेबल जब बनाएंगे, और
उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या होता है कि ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी एलपीपी बनाएं जिसमें ये प्रोसेस जो है ना, मतलब ये ठीक नंबर्स जो है ना रिवर्स हो जाएं। मतलब यहाँ पे अगर 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो जो नई वाली जो एलपीपी में बना रहा हूं उसमें उतने ही कॉन्स्टेंट हो जाए, मतलब 3 कॉन्स्टेंट्स हो जाए, और यहाँ पे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उतने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स हो जाए, y1 y2 y5, मतलब ये नंबर्स रिवर्स हो जाए। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा इससे, अब जो नई एलपीपी बनी, ओरिजिनल में क्या था 5 कॉन्स्टेंट्स, मतलब 5 यहाँ पे रोज बनती, लेकिन जो मैंने नई एलपीपी बनाया उसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स 3 हो गए, कम हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन एफर्ट कम हो जाएगा ना। तो एक तो ये बेनिफिट है, और इसके कई बेनिफिट्स है, लेकिन मेन बेनिफिट यहाँ पे जो ड्यूअल कॉन्सेप्ट सीखने का या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट का ये मेन फायदा है। ठीक, अब मैं आता हूं ये मेरा प्राइमल है, इसका ड्यूअल मैं लिखूंगा, लेकिन फिर से मैं आता हूं थोड़ा सा इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल है कि किसी गिवन प्राइमल से हम कैसे ड्यूअल उसका बनाएं। तो समझ में आ गया कि कहां पे यूजफुल होता है ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अगर ये कोई प्राइमल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मैं ड्यूअल कैसे लिखूंगा। ड्यूअल मतलब क्या हुआ कि इसी से एसोसिएटेड एक और एलपीपी, जिसमें अब प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस ड्यूअल में क्या होगा, यहां पे जितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उतने कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, और जितने इस ओरिजिनल में कॉन्स्टेंट्स हैं वो नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, उतने डिसीजन वेरिएबल्स, मतलब ठीक रिवर्स हो जाएगा नंबर। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? ठीक, चलिए, अगर थोड़ी सी चीजें समझ में आई बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल्स करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो अब जो है कि मैं अगर बोलूं कि कोई प्राइमल दिया हुआ है तो उसका ड्यूअल कैसे लिखें। ड्यूअल मतलब एक नई एलपीपी बनाना है जो कि एसोसिएटेड होगी विथ गिवन प्राइमल या गिवन एलपीपी। तो क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं, हेडिंग देता हूं, रूल टू राइट ड्यूअल ना, ड्यूअल ऑफ गिवन प्राइमल। समझ में आ गया? मतलब एक एलपीपी दिया है उसको मैं क्या बोलता हूं, प्राइमल, और जो नई एलपीपी बनाता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं, ड्यूअल। ये चीज समझिए। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके होम एग्जाम में, तो समझिए ड्यूअल कैसे हम फॉर्म करते हैं विद गिवन प्राइमल। देखिए कुछ रूल्स हैं, मैं लिखते चलता हूं। नंबर 1, यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं प्राइमल, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यूअल, ताकि आपको जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आते रहे कि कैसे चेंज करते हैं। अगर गिवन प्राइमल है तो उसका ड्यूअल मैं कैसे लिखूंगा। तो ये मेरा हो गया प्राइमल और ये मेरा क्या है, ड्यूअल। ठीक, अगर प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए ये मेरा प्राइमल है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉन्स्टेंट्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके। तो प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइज टाइप का है, ठीक, तो यहां पे जो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। और यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जनरली डब्ल्यू से लिखेंगे। तो क्या हुआ, प्राइमल का जो मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ड्यूअल में जो है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज टाइप का हो जाता है, एंड वाइसी वर्सा, मतलब उल्टा भी। अगर ड्यूअल में मिनिमाइज है तो प्राइमल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। या फिर अगर यहां पे मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्लीज बोलिएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस है कि यहां का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ठीक उल्टा, अगर यहां मैक्सिमाइज है तो ड्यूअल में मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, और अगर यहां पे मिनिमाइज है तो ड्यूअल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्राइमल का मैक्सिमाइज, ड्यूअल का मिनिमाइज हो जाएगा, या प्राइमल का मिनिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूअल में मैक्सिमाइज, ठीक उल्टा हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये रूल है, इसको याद रखना है, अदरवाइज फिर आपका गलत होगा जब भी आपको ड्यूअल लिखने को आएगा। और ये आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, चाहे वो एमसीक्यूज में दे दे, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर में दे दे, ठीक है ना।
इवन कभी कभी शॉर्ट आंसर में भी दे देता है थोड़ा बड़ा प्राइमल लेके। अब दूसरी चीज, यहां पे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे ना, यहां पे जो कॉन्स्ट्रेंट है, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स, ये था मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कैसे कन्वर्ट करते हैं जब ड्यूअल बनाएंगे तो कैसे चेंज करते हैं प्राइमल वाला। अब अगर यहां पे ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमाइज टाइप का अगर प्राइमल है तो यहां पे आपको करना क्या है, जितनी भी चीजें होंगी ना कांस्टेंट में वो लेस देन और इक्वल टू होंगी। और अगर यहां पे मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कोई कांस्टेंट जो है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन और इक्वल टू कर लीजिए। याद करिए कैनोनिकल फॉर्म, तो ऐसे ही समझिए कैनोनिकल फॉर्म बना लेना है। ठीक है, तो क्या है समझिएगा, यहां का अगर लेस देन और इक्वल टू जो कांस्टेंट कोई है ना तो यहां पे वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक उल्टा चलता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर यहां मैक्सिमाइज तो मिनिमाइज हो जाएगा यहां पे अगर मिनिमाइजेशन टाइप का है तो यहां पे मैक्सिमाइजेशन टाइप का। सेम उसी तरीके से यहां पे इनइक्वलिटी अगर लेस देन और इक्वल टू है तो यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी, या फिर अगर यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है तो यहां पे क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू टाइप होगी। वो डिपेंड करता है कि कैसा है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है तो सारे के सारे यहाँ कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप बनाएंगे आप, और अगर यहाँ मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बना लेंगे सारे के सारे। अब उसके बाद अगर मैक्सिमाइजेशन है तो सबके सब लेस देन और इक्वल टू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू में, यहाँ पे सारे कांस्टेंट। और अगर मिनिमाइजेशन है तो यहाँ पे सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर सारे यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स है तो वो चेंज हो जाएंगे लेस देन और इक्वल टू। ये चीजें याद रखिएगा, और करके मैंने लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे सारे कांस्टेंट जो लेस देन और इक्वल टू है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू में ठीक उल्टा चेंज होता है। और अगर यहाँ सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू में चेंज होंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इक्वेलिटी आ जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इक्वेशन फॉर्म में कांस्टेंट आ जाए, तो ये स्पेशल केस है, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट का समझ में आ गया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, ये देखिए मैं आता हूं कॉस्ट वेक्टर का, ठीक है ना। कॉस्ट वेक्टर कैसे चेंज करते हैं, कॉस्ट वेक्टर, ठीक। कॉस्ट वेक्टर यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर ये एलपीपी लेके चलूं तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिसीजन वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है ना C1 C2 CN, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा यहां का जो कॉस्ट वेक्टर है C1 C2 यहां पे CN, पता है वो क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो डिसीजन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वेक्टर। और देखिए राइट हैंड साइड में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, B1 B2 BM। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां के जो कॉस्ट वेक्टर होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिसीजन वेरिएबल के कोफिशिएंट ड्यूअल में क्या होता है ना, ये B1 B2 बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे ड्यूअलिटी में यही जो यहां का कॉस्ट वेक्टर है ना, ड्यूअलिटी में या ड्यूअल में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा उसका ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। मतलब प्राइमल का ये C1 C2 CN ड्यूअल में इधर आ जाते हैं, B1 B2 BN बन जाएंगे, मतलब वो कांस्टेंट बन जाते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक। उसी तरीके से ये हो गया कॉस्ट वेक्टर। अब आते हैं फोर्थ, यहां का जो कोफिशिएंट मैं बोल रहा हूं, कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट नहीं बोलना चाहिए, बोलना क्या चाहिए, कांस्टेंट। मतलब राइट हैंड साइड में जो B1 B2 आ रहे हैं तो यहां पे कांस्टेंट्स। तो प्राइमल में कांस्टेंट्स क्या क्या है, ये देखिए B1 B2 BM है ना। तो यहां पे जो कांस्टेंट्स हैं B1 B2 और BM वो ड्यूअल में क्या हो जाते हैं, वो कॉस्ट वेक्टर हो जाते हैं, C1 C2 CM हो जाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए, जब भी प्राइमल दिया है, प्राइमल का जो कॉस्ट वेक्टर होगा ड्यूअल में वो कांस्टेंट बन जाता है, और प्राइमल का जो कांस्टेंट है ना वो क्या होता है, ड्यूअल में कॉस्ट वेक्टर बनता है। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ, और ये भी, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
फिफ्थ में मैं आता हूं, जो फिफ्थ पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो क्या, बॉडी मैट्रिक्स। बॉडी मैट्रिक्स, बॉडी मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहां पे समझिए। बॉडी मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स, मैं ए की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बॉडी मैट्रिक्स क्या है, देखिए रो वाइज लिखिए A11 A12 A1n ना। तो यहाँ पे बॉडी मैट्रिक्स जो मेरी ए है वो क्या है, मैं उसको लिखता हूँ। तो बॉडी मैट्रिक्स यहाँ पे छोटे में लिखूंगा A11 A12 और इस तरह से यहाँ पे A1n। देखिए चेक करिए, फर्स्ट रो का कोफिशिएंट यही होंगे। सेकेंड पे आते हैं A21 A22 और यहाँ पे A2n और डॉट डॉट यहाँ पे आइए AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। ठीक है ना, ये प्लीज चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे ये बॉडी मैट्रिक्स है, AM1 AM2 AMN, लास्ट रो होगा तो वो देखिए बॉडी मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ की जो बॉडी मैट्रिक्स है ना, तो अब ये सी बात है, यहाँ पे भी मुझे बॉडी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉडी मैट्रिक्स यहाँ पे जो बनेगी वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। यहाँ पे जो बॉडी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, तो A11 A21 डॉट डॉट AM1। देखिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, उसी तरीके से सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो यहाँ पे बना दीजिए AM2 और इस तरह से डॉट डॉट लास्ट कॉलम को A1n A2n डॉट डॉट AMN। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि प्राइमल का जो बॉडी मैट्रिक्स है ना, ए जिसको हम बोलते थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ड्यूअल में जो बॉडी मैट्रिक्स होगा ये वाला नहीं रहता, इसका ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स आएगी वो बॉडी मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये मेरा क्या है, M क्रॉस N का है ना, M रोज है N कॉलम्स, लेकिन इसका अगर ऑर्डर देखें आप तो ये क्या है, N क्रॉस 1। ठीक, ऑर्डर पलट जाता है, N क्रॉस M, सॉरी, ठीक है ना। ये M क्रॉस N है, यहाँ पे देखिए N रोज आ जा रही हैं और क्या है, M कॉलम्स है। देखिए तो ठीक उल्टा ऑर्डर हो जाता है। मतलब इसका जो बॉडी मैट्रिक्स है, ड्यूअल में जो बॉडी मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होता है। ये 5 जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये चीजें आपको याद रखना है। इनको याद रखेंगे आप ड्यूअल अपने आप बना ले जाएंगे। प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं जो, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करने को बोला है, और वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट, कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो कांस्टेंट में बोल रहा था प्राइमल में इक्वेशन हो जाए, यहां पे इक्वेशन आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाए। तो क्या होता है समझिएगा, यहां पे जो भी नंबर की मैं बात बोल रहा हूं, जिस नंबर पे कांस्टेंट जो है इक्वेशन होता है ना, उतने नंबर का यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल होगा उसको मैं यहाँ पे y1 y2 लिखूंगा। कुछ बुक्स में W1 W2 लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जिस नंबर का यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन है ना, उस नंबर का यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ है ना, नहीं सिक्स्थ पॉइंट होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूं। मैंने क्या बोला उसको मैं लिखता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, द ड्यूअल वेरिएबल, मैंने यही बोला ना कि यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रेंट होगा, अब तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा, ये ट्रांसपोज लेना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होंगे, मतलब ये इनइक्वालिटीज या इक्वेशन, जितने कॉन्स्टेंट होंगे नंबर में, उतने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ पे जितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उतने यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तभी तो यहाँ पे M क्रॉस N है और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे N क्रॉस M की बॉडी मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज होता है कि अगर ओरिजिनल में N डिसीजन वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, और अगर M कॉन्स्टेंट्स हैं,
m कॉन्स्टेंट्स है। तो ड्यूअल में क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। ड्यूअल में क्या हो जाएंगे, उल्टा, मतलब m डिसीजन वेरिएबल्स हो जाएंगे और n कांस्टेंट, ठीक उल्टा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जितने कांस्टेंट्स होंगे उतने नंबर में यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, और जितने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उतने यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट्स होते हैं। उल्टा, ठीक रिवर्स ऑर्डर जाता है। n डिसीजन वेरिएबल्स, तो ड्यूअल में क्या हो जाएगा, n कांस्टेंट्स हो जाएंगे। m कांस्टेंट प्राइमल में, तो m नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक रिवर्स होता है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अब देखिए, जब आप ये लिखेंगे, 5th पॉइंट में लिख रहा हूं कि अगर इक्वलिटी आ जाए कांस्टेंट में, तो वही उसके करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है। तो वही मैं लिख रहा हूं, द ड्यूअल वेरिएबल्स corresponding to इक्वेलिटी मतलब इक्वेशन ना, ऐसा इक्वेलिटी constraints are unrestricted in साइन। तो क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए सेकेंड वाला कांस्टेंट प्राइमल में इक्वेशन है, तो ड्यूअल में सेकेंड वेरिएबल क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यही बोला है, द ड्यूअल वेरिएबल्स करेस्पॉन्डिंग टू इक्वलिटी कांस्टेंट्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। मतलब अगर सेकेंड कांस्टेंट जो है प्राइमल में इक्वेशन है, तो ड्यूअल में सेकेंड डिसीजन वेरिएबल जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। और उल्टा भी ट्रू होता है। तो कन्वर्सली भी लिख देता हूं, also the primal variables are unrestricted ऐसे लेता, are also when, ये सही लैंग्वेज होगा, also when the primal variables are unrestricted in sign, the corresponding dual constraints are equalities। ये अब क्या बोल रहा है, इसको भी समझिए। पहला चीज तो समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर में ऐसे करते जाएंगे, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, तो अगर सेकंड कांस्टेंट मेरा इक्वेशन है प्राइमल में, तो ड्यूअल में सेकंड जो डिसीजन वेरिएबल्स होगा ना, वो मान लीजिए y2, वो क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। उल्टा आप चलते हैं, यहां पे मान लीजिए कि थर्ड जो डिसीजन वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, तो यहाँ पे थर्ड जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, वही मैंने लिखा है, द ड्यूअल वेरिएबल्स करेस्पॉन्डिंग टू इक्वलिटी कांस्टेंट आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। उसी तरीके से ऑल्सो व्हेन द प्राइमल वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, द करेस्पॉन्डिंग ड्यूअल कांस्टेंट्स आर इनइक्वालिटीज। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही टेढ़ा है, इसी में आप क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो करना क्या है, अब इतने मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए रूल क्या है, यहां पे लिखा, इसका मैं ड्यूअल लिखूंगा यहां पे, तो क्या होगा पहली चीज समझिएगा। यहां पे जब आप ड्यूअल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है प्राइमल में कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे। तो यहां पे देखिए m कॉन्स्टेंट्स है ना, तो जितने यहां पे कॉन्स्टेंट्स होंगे उतने यहां पे डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। तो यहां पे कितने डिसीजन वेरिएबल्स हो जाएंगे, अगर m नंबर में कॉन्स्टेंट्स हैं तो यहां पे m क्या होंगे, नंबर में डिसीजन वेरिएबल्स। तो पहले तो ये लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस मैंने बताया उसको आप लिखते जाइए। फिर क्या करना है, लास्ट में मतलब जब आप करते जाएंगे तो यहां पे चेक करना है कि क्या कोई इक्वेशन है क्या। तो अगर इक्वेशन है
तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो डिसीजन वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे कोई डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है क्या? तो अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है डिसीजन वेरिएबल कोई भी, तो उस नंबर का यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट बनेगा वो इक्वेलिटी हो जाएगा। समझा पाया कि नहीं? ये जो रूल लिखा है मैंने, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि प्राइमल में कौन सा कॉन्स्टेंट नंबर उसका काउंट करेंगे, 1 2 ऐसे ना। तो अगर सेकेंड वाला कॉन्स्टेंट यहाँ पे इक्वेशन है तो यहाँ पे सेकेंड जो डिसीजन वेरिएबल है अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे कि कोई डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है क्या प्राइमल में, तो जो डिसीजन वेरिएबल मान लीजिए सेकेंड वाला जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है साइन में, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ड्यूअल में सेकेंड कॉन्स्टेंट आएगा वो इक्वेशन हो जाएगा, वही ये बोल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इतनी चीजें आपको ध्यान देना है और उसके बाद फिर आप ड्यूअल लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं अब इस प्राइमल का मैं ड्यूअल लिखता हूं। ठीक है ना, तो ड्यूअल कैसे लिखेंगे, इस जो गिवन प्राइमल है उसका ड्यूअल कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अगर ये प्राइमल मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा दे देता है तो आप क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग कितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये काउंट कर लीजिए, जितने कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे मतलब जितनी इनइक्वालिटीज होंगे उतने यहां पे क्या होंगे डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहां पे देखिए मैंने काउंट किया 1 2 3 4 m कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो इतने यहां पे डिसीजन वेरिएबल होंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल्स क्या, y1 y2 y3 कितने होंगे, ym। द ड्यूअल ऑफ गिवन प्राइमल इज एज फॉलोज। जब प्राइमल दे तो इतना लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, काउंट कर लीजिएगा कितने कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, उतने ही यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स बनेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक एक रूल को। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज टाइप है तो सबसे पहले चेक करिएगा कि सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू है क्या, एक्सेप्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन है, इक्वलिटी है, उसको छोड़ के सारे लेस देन और इक्वल टू है क्या। अगर कोई ग्रेटर देन और इक्वल टू होता, मान लीजिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते। बट लकली यहाँ पे पहले से ही लेस देन और इक्वल टू दिया है, कोई चेंज नहीं। मैं समझा पाया कि नहीं? अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप होने चाहिए एक्सेप्ट इक्वेशन। इक्वेशन है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो है इनइक्वालिटी वाले जितने हैं वो लेस देन और इक्वल टू। अगर कोई ग्रेटर देन और इक्वल टू है, माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन और इक्वल टू कर लीजिए। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप का है ना, तो सारे के सारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स मतलब इनइक्वालिटीज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे। अगर कोई लेस देन और इक्वल टू है, माइनस एक मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लीजिए। समझा पा रहा हो कि नहीं? तो मैक्सिमाइज में सारे इनइक्वालिटीज लेस देन और इक्वल टू होंगी और मिनिमाइज में सारे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगी। ये चीज समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे सब कुछ लेस देन और इक्वल टू जानबूझ के मैंने लिखा था, बस ये एक जो है ना वो क्या है इक्वेशन है। तो सेकेंड कॉन्स्टेंट मेरा इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सेकेंड डिसीजन वेरिएबल यहां पे होगा ड्यूअल में वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा, वही लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, तो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लो, व्हाइट लिखो, व्हाइट ही लिखता हूं। चलिए तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन यहाँ पे जेड लिखते हैं, जनरली बुक्स में डब्ल्यू लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू लिख दिया। लेकिन याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने बोला था कि अब यहां का जो कॉस्ट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस प्राइमल के जो कांस्टेंट्स होंगे b1 b2 bm जो है ना, वो यहां पे क्या बनेंगे, c1 c2 cn। यही मैंने लिखा है, देखिए ये देखिए, यहां का कॉस्ट वेक्टर बनता है ड्यूअल में कांस्टेंट, और यहां का जो कांस्टेंट है ना वो बनता है यहां पे कांस्टेंट। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ, अब यहां पे जो कॉस्ट वेक्टर होगा वो प्राइमल का कांस्टेंट वाला, मतलब b1 b2। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब मैं लिखना शुरू करता हूं। तो यहां पे आ जाएगा b1, मैंने डिसीजन वेरिएबल ये लिए हैं, तो b1 y1 प्लस b2 y2 और इस तरह से प्लस डॉट डॉट
BM, अब जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा छोटा कर देंगे, चलिए इधर से लिखते हैं ना थोड़ा सा, ताकि स्पेस मिल जाए हमें। तो क्या हो जाएगा, यही से स्टार्ट करता हूं, मिनिमाइजेशन ऑफ W, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये B1 Y1 प्लस B2 Y2 प्लस डॉट डॉट BM YM। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ का B1 B2 BM जो है ड्यूअल में C1 C2 CN बनता है, मैंने लिखा था। चलिए, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, ठीक, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। अब मैंने क्या बोला था, जो यहां पे बॉडी मैट्रिक्स होगी ना, वो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज। तो ध्यान दीजिए, अब ऐसे कॉलम वाइज चलेंगे, ये कोफिशिएंट यहां पे फर्स्ट रो में आएगा, तो क्या लिखेंगे, A11 Y1 फिर A21 प्लस A21 Y2 प्लस डॉट 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 कर दीजिए, प्लस ये आ जाते हैं लास्ट AM1 ना, यहाँ का बॉडी मैट्रिक्स ड्यूअल वाला इसका ओरिजिनल का ट्रांसपोज होता है, मतलब यहाँ का फर्स्ट कॉलम वाला जो कोफिशिएंट है यहाँ पे फर्स्ट रो बनेगा, तो ये हो जाएगा YM। अब ध्यान दीजिए, ये मिनिमाइजेशन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कॉन्स्टेंट्स होगा ना, मतलब इनइक्वलिटी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ये भी चीज याद रखना है। और मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे अगर लेस देन है तो वो यहाँ पे ग्रेटर बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्लीज चेक करिएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या बनेगा, यहाँ का जो कॉस्ट वेक्टर है, तो दिस इज C1। मैं समझा पाया? चलिए फिर उस तरह से आइए सेकेंड रो, तो सेकेंड रो क्या बन जाएगा, यहां से लिखता हूं A12 A12 Y1 प्लस, अब देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पे सॉरी सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बनेगा, तो A22 Y2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट आते हैं AM2 YM, और ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, C2। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? प्लीज प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, ठीक। अब चलिए डॉट 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 कर देता हूं, अब लास्ट वाले पे आता हूं। ये जो nth कॉलम है, यहां पे nth रो बनेगा, तो क्या हो जाएगा, A1N Y1 प्लस A2N Y2 फिर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट AMN YM और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लास्ट वाला आ जाएगा CN, ठीक। तो क्रॉस वेरीफाई भी करिए। यहां पे M कॉन्स्टेंट्स है, तो M डिसीजन वेरिएबल्स, यहां पे N डिसीजन वेरिएबल्स हैं, उतने ही कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो यहां पे N डिसीजन वेरिएबल्स हैं N, तो यहां पे देखिए N क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। यहां की जो बॉडी मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज जो होगी ना मैट्रिक्स, वो यहाँ की बॉडी मैट्रिक्स, वो भी कर लिया। यहाँ का C1 C2 CN, यहाँ का B1 B2 BN बनेगा, ठीक है ना। यहाँ का B1 B2 BM, यहाँ पे C1 C2 CM बनेगा। ये क्लियर हो गया? प्लीज चेक करिएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। डिसीजन वेरिएबल्स में मैंने बोला था कि अगर सेकेंड वाला इनइक्वालिटी, मतलब जो कांस्टेंट है वो इक्वेशन है, तो यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल जो डिसीजन वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन आएगा। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, तो ऐसे पहले लिख दीजिए Y1 Y3 Y4 डॉट 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 Y कितने हैं M, ये सब के सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, लेकिन सेकेंड कांस्टेंट मतलब यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल Y2 क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। समझा पाया कि नहीं? ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कोई एक अगर दे देता, जो डिसीजन वेरिएबल यहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे कांस्टेंट जो होगा वो इक्वलिटी बनता है। तो अगर मान लीजिए यहां पे लिख देता है x1 अनरिस्ट्रिक्टेड, तो ये x1 मतलब फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, तो यहां पे फर्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन बन जाता। तो अगर x1 अनरिस्ट्रिक्टेड होता तो यहां पे पहला जो कांस्टेंट मेरा आता वो इक्वेशन बन जाता, बट यहां पे ऐसा है नहीं, तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ही छोड़ देता हूं। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को एक साथ आपको लेके मैंने डिटेल में जान के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ताकि कहीं से भी आपको कंफ्यूजन न रह जाए। ठीक है, ये पूरा मैंने
देखिए थ्योरी में मैंने एक एक चीज को लिखा। सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वाई ड्यूअलिटी, उसका भी रीजन मैंने बताया। फिर ड्यूअलिटी लिखने का जो रूल है एक एक को मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया, और बताने के बाद यहां पे मैंने एक एग्जांपल लेके इस प्राइमल का मैंने ड्यूअल बनाया। ठीक, अब आपका होमवर्क क्या होगा, यहां से एक एग्जांपल भी हो गया। ठीक है, तो आप बुक उठाइएगा, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब बुक है वहां से आप क्वेश्चंस को करेंगे, उठाइएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। नहीं होता है, मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से ड्यूअल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो गारंटी आपका आना ही आना है। और आप कंफ्यूज कहाँ पे करते हैं, या तो यहाँ पे इक्वेशन वाला कांस्टेंट हो जाए, या फिर यहाँ पे कोई डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाए, वही बस ध्यान देना है आपको, बाकी चीजें तो आप कर ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरा बेस्ट एफर्ट था मैंने आपको दिया। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, आपकी ड्यूटी शुरू होती है, 2-3 एग्जाम्पल्स उठा के कर लीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आपको करवा दूंगा, ताकि प्राइमल से ड्यूअल बनाना आपको समझ में आ जाए, फिर आगे ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स, बट मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको आप चाहेंगे इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, और ये जो मैंने बताया इतने से आपका क्लियर होगा। इन फ्यूचर जब भी बस इतना ही 1-2 पेज जो भी आपका आए वो बना लेंगे ना, आप देखेंगे हमेशा आपको याद रहेगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 एग्जाम्पल कम से कम कर लेंगे, तो फिर आपका पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये चीज आज याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर मेरा एफर्ट आपको लगा कि जेन्युइन एफर्ट मैंने दिया, मैंने एफर्ट दे के ये कंटेंट जो है दिमाग में बिठा के कि हाँ ऐसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगे कि जस्ट ऑर्डिनरी वीडियो है और लोग जैसे बनाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो देखिए आप चले जाइए। बट अगर अच्छा लगे, एफर्ट आपके पास पहुंच पाए, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल पे बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एग्जांपल्स करेंगे। गिवन प्राइमल होगा, उसका ड्यूअल बनाना, जो कि आपके एग्जाम में आता है। मैं 2 क्वेश्चन लूंगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।